सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 15 कुरुज की विनती इसका अभ्यास कार्य करेंगे। कुरुज री विनती यानी कुरुज की विनती यह एक लोक कथा है जिसे विजय दान देथा जी द्वारा लिखा गया है। कुरुज यानी सारस पक्षी। सारस पक्षी हमारे यहाँ पर साइबेरिया से आते हैं। कहाँ आते हैं? घाना पक्षी विहार में, घाना अभयारण्य में आते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि साइबेरिया में उस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, तो वो हमारे देश में, हमारे राजस्थान में आ जाते हैं। और फिर वो जब यहाँ पे शीतकालीन ऋतु शुरू हो जाती है अक्टूबर नवंबर में, तो वो वापस चले जाते हैं। तो उसी कुरुज यानी सारस पक्षी के बारे में एक लोक कथा द्वारा यहाँ पर बताया गया है। उसी को एक लोक कथा के माध्यम से दर्शाया गया है। तो आइए आज हम उसका अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है शब्दार्थ। संयत, संयत यानी मर्यादित, संयत मर्यादित। निरीह, निरीह यानी बेचारा, निरीह बेचारा। विवश, विवश मजबूर। सुथरी, साफ या फिर निर्मल। ठोड़, ठोड़ यानी जगह, ठिकाना। उसने कहा था ना, मैं एक साफ सुथरी जगह देखकर ब्याही मारा वीर, है ना, सुथरी ठोड़ देखकर। तो ठोड़ यानी ठिकाना। सेना, सेना क्या होता है? उसने अपने अंडों को सेया था। सेना क्या होता है? पक्षी द्वारा अंडों पर बैठना यानी अपनी गर्मी अंडों को देना। गुड़ की पात, गुड़ की चाशनी। रेवड़, रेवड़ कहते हैं भेड़ों के झुंड को, भेड़ों के समूह को। एवालिया, संभालने वाला, एवालिया संभालने वाला। कुड़के, कुड़के क्या होता है? चट्टान की कोटर, कुड़के चट्टान की कोटर। बाजोटा, बाजोटा होता है लकड़ी का छोटा पाट। आया था ना, उसने चूहे से मांगा था बाजोटा दे मेरे को, ये दे, है ना, सोने का हार दे, तो वजनी एक मुकुट दे। तो 3 चीज़ें मांगी थी। बाजोटा उसमें क्या होता है? लकड़ी का छोटा पाट। प्याल, प्याल यानी पाताल, प्याल, प्याल होता है पाताल। समदा, समदा क्या होता है? समुद्र, समदा समुद्र। काठे, काठे किनारे, समुद्र काठे, ब्याही मारा वीर काठे किनारे। आगे है उच्चारण के लिए। यहाँ पर आपको उच्चारण के लिए कुछ शब्द दिए हैं, आपको स्वयं भी किताब से पढ़ने और मेरे पीछे भी बोलने हैं। तो आइए। समंदर, समंदर। सुथरी, सुथरी। सत्रह, सत्रह। फड़फड़ाहट, फड़फड़ाहट। गडरिये, गडरिये। टम्बरकट्टू, क्या है? टम्बरकट्टू। महारा, महारा। समदा, क्या है? समदा। कुड़के, कुड़के। ऊंदरा, ऊंदरा। छटपटाते, छटपटाते। विनती, विनती, विनती यानी प्रार्थना। अब नीचे प्रश्न दिए हैं, सोचिए और बताएं। आपको इनके उत्तर बताने हैं। खेत के मालिक ने कुरुज को पकड़ने के लिए क्या किया? क्या किया था? खेत के मालिक ने कुरुज को पकड़ने के लिए ज्वार के पौधों पर गुड़ की चाशनी का लेप कर दिया। क्या कर दिया? ज्वार के पौधों पर गुड़ की चाशनी का लेप कर दिया। खेत के मालिक ने गडरी और ग्वाले की विनती क्यों नहीं मानी? क्योंकि खेत का मालिक जो था वो क्या था? लालची था। वह गडरी से सारी भेड़ें और ग्वाले से सारी गायें मांग रहा था और वो ऐसा नहीं कर सकते थे, इसीलिए उसने उनकी विनती नहीं मानी। क्योंकि खेत का मालिक लालची था, वह गडरी से सारी भेड़ें और ग्वाले से सारी गायें मांग रहा था और गडरिया और ग्वाला ऐसा करने में असमर्थ थे, क्योंकि वो क्या थे? वो तो एक मामूली नौकर थे
वो सारी की सारी भेड़ें और सारी की सारी वो गाय कैसे दे सकते थे? तो इसीलिए खेत के मालिक ने गडरिये और ग्वाले की विनती नहीं मानी। ऊंदरे ने ऐसा क्या किया कि खेत के मालिक का मुँह उतर गया। उसने कुरुज को छुड़ा लिया और सोने की सारी चीज़ें लेकर बिल में घुस गया। इसीलिए खेत के मालिक का मुँह उतर गया। दोबारा देखो, ऊंदरे ने कुरुज को छुड़ा लिया और सोने की सारी चीज़ें लेकर बिल में घुस गया। इसीलिए खेत के मालिक का मुँह उतर गया। अब आगे देखो, आगे भी प्रश्न है। कुरुज ने गडरिये से क्या विनती की? क्या विनती की थी कुरुज ने गडरिये से? कुरुज ने गडरिये से उसे छुड़वाने की विनती की। क्या विनती की? कि उसे किसान से छुड़वा दो, है ना। किसान ने उसे बांध रखा था, तो कुरुज ने गडरिये से उसे किसान से छुड़वा लेने की विनती की। गडरिये ने खेत के मालिक से क्या न्योरे किए? गडरिये ने खेत के मालिक से कहा कि वह कुरुज को छोड़ दे और बदले में एक भेड़ ले ले। क्या कहा? गडरिये ने खेत के मालिक से कहा कि वह कुरुज को छोड़ दे और बदले में एक भेड़ ले ले। ऊंदरे ने कुरुज को कैसे छुड़ाया? ऊंदरे ने खेत के मालिक को सोने की माला, एक बाजोटा और एक वजनी मुकुट देने का वादा करके छुड़ाया। कैसे छुड़ाया? ऊंदरे ने कुरुज को छुड़ाने के लिए खेत के मालिक को एक सोने की माला, एक बाजोटा और एक वजनी मुकुट देने का वादा किया और इस प्रकार से उसे छुड़ाया। खेत के मालिक का मुँह क्यों उतर गया? क्यों उतर गया? जब ऊंदरा यानी चूहा सोने की तीनों चीज़ें लेकर बिल में घुस गया, तब खेत के मालिक का मुँह उतर गया। क्योंकि कुरुज जो थी वो भी आसमान में उड़ गई, है ना, और उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा, इसीलिए उसका मुँह जो है वो उतर गया। दोबारा देखो, ऊंदरे के वादे के बाद खेत के मालिक ने कुरुज को छोड़ दिया और कुरुज आसमान में उड़ गई और ऊंदरा सोने की माला, बाजोटा और वजनी मुकुट लेकर क्या किया? उसने बिल में घुस गया। इससे खेत के मालिक का मुँह उतर गया। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? यहाँ पे कुछ लाइनें दी हुई हैं, आपको बताना है कि ये किसने कही और किससे कही। तो पहली लाइन है, बांधी कुरुज छुड़ाई महारा वीर। किसने कही? यह लाइन कुरुज ने भेड़ों व ऊँटों के गडरिये और गाय व भैंस के ग्वालों से कही। किससे कही? यह बात जो है वो कुरुज ने भेड़ों और ऊँटों के गडरिये से और गाय और भैंसों के ग्वाले से और ऊंदरे से भी कही थी, है ना, तो उन सब से कही। सोने की माला से काम नहीं सरने वाला, यह किसने कहा? खेत के मालिक ने। और किससे कहा? ऊंदरे से, चूहे से कहा। सोने के बदले धूल ले, ये किसने कहा? ऊंदरे ने। किससे कहा? खेत के मालिक से। सारे का सारा झुंड दे तो छोड़ूं, किसने कहा? खेत के मालिक ने। और किससे कहा? ऊँटों के गडरिये से। खेत के मालिक ने ऊँटों के गडरिये से यह बात कही। आगे है, नीचे लिखी पंक्तियों को घटनाक्रम के अनुसार जमाओ। यानी पहले कौन सी घटना हुई उसके अनुसार आपको इन लाइनों को जमाना है। देखो कौन कौन सी लाइनें हैं। समदा रे काठे ब्याई मारा वीर टम्बर कंटू, मेहा में गल जाई महारा वीर टम्बर कंटू। बांधी कुरुज छुड़ाई महारा वीर टम्बर कंटू, आंधी में उड़ जाई महारा वीर टम्बर कंटू। तो सबसे पहले लाइन कौन सी आएगी? ये ग, बांधी कुरुज छुड़ाई महारा वीर टम्बर कंटू। फिर उसके बाद समदा रे काठे ब्याई महारा वीर टम्बर कंटू। और तीसरे नंबर पे ये वाली आंधी में उड़ जाई महारा वीर टम्बर कंटू। चौथे नंबर पे ये आएगी मेहा में गल जाई महारा वीर टम्बर कंटू। तो आपको इस प्रकार से इनको घटना के क्रम के अनुसार जमाना है। आगे है भाषा की बात। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तो उन पाठ में आए उन वाक्यों को लिखना है जिसमें ये मुहावरे आए हैं। पाठ में
जो लाइन, जिन वाक्यों में ये मुहावरे आए हैं, आपको उन लाइनों को लिखना है। तो आइए देखते हैं। आंसू छलछला आना, पहला क्या है? आंसू छलछला आना। तो कौन सी लाइन आई थी? उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, ये ऊंदरे की लाइन है। ऊंदरे वाला जो भाग था ना, उसमें है ये कि उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, यानी ऊंदरे की आंखों में आंसू छलछला आए। हृदय फट जाना, कब आया था ये? क्रुच की यह विनती सुनकर ऊंदरे का हृदय फट सा गया। ये भी ऊंदरे वाले घटना में आएगा कि क्रुच की यह विनती सुनकर ऊंदरे का हृदय फट सा गया। काम नहीं बनना, तो क्या ये कहाँ पे आई थी? ये भी ऊंदरे वाले भाग में आई थी। सोने की माला से काम नहीं सरने वाला। क्या कहा था खेत के मालिक ने? सोने की माला से काम नहीं सरने वाला। खुशी से बावला हो जाना, खेत का मालिक खुशी से बावला सा हो गया। तीनों चीज़ें देखकर, है ना, सोने की चीज़ें देखकर, तो ये भी वहीं पे आई थी कि खेत का मालिक खुशी से बावला हो गया। हाथ में न होना, तो ये वाली बात, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं, है ना। ये गडरिये ने कहा था कि इससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता, मैं तो एक मामूली नौकर हूँ। हाथ में न होना, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं। तो इस प्रकार से आपको ये लाइनें लिखनी है। अगला है, जब हम किसी वाक्य को पढ़ते, बोलते और लिखते हैं तो थोड़ी देर रुकने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसे क्या, कौन से चिन्ह कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। कि जब भी हम वाक्य को पढ़ते हैं, बोलते और लिखते हैं तो थोड़ी देर रुकने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो आपको नीचे चिन्ह बताए गए हैं और उनमें क्या क्या कहते हैं वो भी बताया गया है। देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, सबसे पहला कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसे लगता है ये? ऐसे एक कुंडी की तरह प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरीके से लगता है। ये देखो लगा हुआ है ना, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है अल्प विराम। कौन सा चिन्ह दिया हुआ है? अल्प विराम। और अल्प विराम कैसे लगता है? ऐसे, ये देखो, ये रहा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे अल्प विराम। आगे है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसे लगता है? ऐसे एक डंडी। पूर्ण विराम कब लगता है? जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है, लाइन पूरी हो जाती है तो उस पर पूर्ण विराम लगता है। और अल्प विराम कब लगता है? जब हम थोड़ा सा रुकना होता है ना, किसी काम, किसी भी लाइन को बोलते समय हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रुकते हैं, तो वहाँ पे क्या लगता है? अल्प विराम। जैसे मैं आपको एक लाइन बता रही हूँ अल्प विराम वाली। मोहन ने बाजार से केले, संतरे, नींबू और सेब खरीदे। दोबारा देखो, मोहन ने बाजार से केले, फिर अल्प विराम, संतरे, फिर अल्प विराम, नींबू और केले और सेब खरीदे। तो थोड़ा रुकने के लिए क्या लगाया हमने? अल्प विराम लगाया। विस्मयबोधक चिन्ह, एक डंडी और उसके नीचे एक बिंदी। तो ऐसे विस्मयबोधक चिन्ह लगता है जब हमें किसी बात को सुनकर बहुत अधिक आश्चर्य होता है, तब विस्मयबोधक चिन्ह लगता है। जैसे अरे, वाह, हाय। तो ऐसे वाक्यों में क्या लगेगा इसके बाद? विस्मयबोधक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जब दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो चिन्ह लगता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। और ये इस तरीके से लगता है योजक चिन्ह। तो आइए, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको उनमें क्या लगाना है? विराम चिन्ह लगाकर उन्हें फिर से लिखना है। तो देखते हैं। पहला वाक्य है, पापा जी ये पुस्तकें आप किसे भेज रहे हैं? अब पापा जी के बाद थोड़ा सा रुके हैं, है ना। पापा जी के बाद हम थोड़ा सा रुके हैं, तो पापा जी के बाद क्या लगाओगे? अल्प विराम। यहाँ पे अल्प विराम आ जाएगा। पापा जी ये पुस्तकें आप किसे भेज रहे हैं? अब प्रश्न पूछा जा रहा है तो कौन सा आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे करके, है ना, नीचे बिंदी भी लगानी है एक। अगला देखो, अगली लाइन। डॉली, राकेश, जसबीर और राधा के पास भी यह कमीज है। अब देखो, 4 बच्चों के नाम लिए हैं, तो कैसे बोलेंगे इस लाइन को? डॉली, राकेश और जसबीर और राधा के पास भी यह कमीज है। लाइन पूरी होगी तो पूर्ण विराम।
डॉली, राकेश, जसबीर और राधा के पास भी यह कमीज है। तो थोड़ा थोड़ा रुके, डॉली के बाद अल्प विराम और राकेश के बाद अल्प विराम आएगा। अगली लाइन, ये अलग अलग लेखिकाओं के लिए हैं। और इसमें कौन सा आएगा, देखो अलग अलग, एक दो शब्दों को जोड़े तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, इस तरीके से अलग अलग में ऐसे, ये अलग अलग लेखिकाओं के लिए हैं। लाइन पूरी होगी तो पूर्ण विराम। फिर अगला देखो, अरे बाप रे इतना बड़ा सांप, अरे बाप रे, आश्चर्य हो रहा है ना। तो अरे बाप रे के बाद ऐसे विस्मयबोधक चिन्ह, इतना बड़ा सांप के बाद भी ऐसे विस्मयबोधक चिन्ह। अरे बाप रे इतना बड़ा सांप, दोनों में क्या आ जाएगा, विस्मयबोधक चिन्ह आ जाएगा। तो ये आपका पाठ 15 कुरुज रिविनती का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।